मोल कॉन्सेप्ट का पहला जो टॉपिक रहेगा, हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन सीखने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कुछ जो स्केल हम लोग जानते हैं, तो हम लोग के पास जो नॉन स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और क्या होता है, केल्विन स्केल होता है। डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए इन सब स्केल पे आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है। यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इन स्केल पे आपको पता होना चाहिए। आपको डिग्री सेल्सियस से पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0। ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे हम केल्विन स्केल का, तो केल्विन स्केल पे क्या एज्यूम किया गया है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट मानेंगे हम 273 केल्विन पे। ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 पे। ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं अगर फ़ारेनहाइट स्केल का, अगर बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट स्केल का, तो होगा क्या, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट को माना गया 32 एंड बॉइलिंग पॉइंट को माना गया है 212। ठीक है। तो ये है जो नॉन स्केल पे माना गया है। ठीक है। हम एक नया स्केल ऐड कर रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। कि मान लेते हैं कि एक नया स्केल हम डिफाइन कर रहे हैं, एस स्केल। ठीक है। तो एस स्केल एक नया डिफाइन किया गया है। तो इस नया स्केल पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होगा 24 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 112। ठीक है। तो ये नया स्केल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर मान लो कि किसी भी स्केल का टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला क्या रखना आप, कि किसी भी स्केल का जो टेम्परेचर है माइनस उसी स्केल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है। टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है। टी मतलब टेम्परेचर उस स्केल का, माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका, वाटर का उस स्केल पे, डिवाइडेड बाय टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना माना गया है, एंड टी माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट किसका, वाटर का उस स्केल पे। फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो आपका बेसिकली आपको एक रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड कर क्या करना है, गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। तो रेशियो का जो वैल्यू रहेगा वो हर स्केल में कांस्टेंट होता है। उस रेशियो का वैल्यू हर के स्केल में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। इसका एप्लीकेशन ध्यान दोगे, इसका एप्लीकेशन ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि हमको कन्वर्ट करना है 75 डिग्री को, 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है एंड एस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। यानी 75 डिग्री को हमको फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड एस स्केल, ठीक है, जो हम नया स्केल डिफाइन किया उसमें कन्वर्ट करना है। तो डिफाइन कैसे क्या होगा, तो ध्यान ना, अगर हम पहले इस रेशियो को निकाल रहे हैं, इस रेशियो को निकालेंगे पहले डिग्री स्केल पे कितना आएगा। ठीक है। तो डिग्री स्केल के लिए गिवन टेम्परेचर कितना है, 75। तो 75 माइनस 0 यानी मेल्टिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 यानी बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो रेशियो किसके लिए हो गया, डिग्री सेल्सियस के लिए। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में इस यानी 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको हम टी मान ले रहे हैं। ठीक है। तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि 75 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट स्केल पे उसको हम टी मान ले रहे हैं। टी मानेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, टी माइनस 32, 32 मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट के स्केल का रेशियो। अब ये दोनों रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्यों हम क्या सीखे हैं कि कोई भी टेम्परेचर होगा उसका हर स्केल का जो ये रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमको पता है कि हम जो डिग्री का वालों डिग्री का जो रेशियो हमको पता है, और बाकी में क्या है, एक अननोन है, टेम्परेचर टी अननोन है। तो जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका टी निकल के आ जाएगा, यानी टी के कौन सा स्केल का निकलेगा, फ़ारेनहाइट स्केल का निकल के आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है। यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होगा, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। सिमिलर अगर बात करेंगे, हमको हमको निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो कन्वर्ट करना है इसको केल्विन स्केल में। तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस स्केल का रेशियो कितना आ गया था,
तो डिग्री सेल्सियस स्केल का रेशियो कितना 3/4 आ चुका है। ठीक है, अगर हम केल्विन स्केल के टेम्परेचर को टी मान लें तो क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, तो टी माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। अब इस रेशियो को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका टी निकल के आ जाएगा, आपका टी निकल के आ जाएगा 348 केल्विन। ठीक है, और ऐसे भी आप याद रखना कि डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आसान का मतलब क्या है कि डिग्री का जो भी वैल्यू होगा, डिग्री का जो भी वैल्यू होगा उसमें आप 273 ऐड कर देना तो केल्विन स्केल अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री और केल्विन का कन्वर्जन इजी होता है। सिंपली क्या करना है, डिग्री का जो भी वैल्यू होगा उसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम बात करें कि कुछ नया स्केल दे देगा आपको क्वेश्चन में, तब कैसे फाइंड करोगे। तो आपके पास एक्चुअली होता है क्या कि डिग्री, फ़ारेनहाइट और केल्विन में आप कंफर्टेबल होते हो। ठीक है, तो अगर हम बोले कि एस स्केल एक नया स्केल दे दिया तो कैसा इसको आप चेंज करोगे, तो सिंपली वही है, आपका डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था तो डिग्री सेल्सियस का रेशियो कितना था 3/4, जो कि आप निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। तो उस रेशियो को एस स्केल के रेशियो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी माइनस 24 डिवाइडेड बाई 112 माइनस 24। तो यहाँ पे 24 और 112 क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इन एस स्केल, इन एस स्केल। ठीक है, अब इस रेशियो को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 90 एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर कन्वर्जन का तरीका। तो आप इसको आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, हमको 225 केल्विन को कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो पहले हम केल्विन स्केल का रेशियो निकाल लिए। ठीक है, तो केल्विन का रेशियो निकालेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 225 गिवन टेम्परेचर माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। ठीक है, और इसी स्केल का हमको टेम्परेचर निकालना है किस में, इसी का हमको टेम्परेचर कन्वर्ट करना हमको किस में, फ़ारेनहाइट में। तो हम उसको फ़ारेनहाइट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, टी माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। तो 212 माइनस 32 क्या होता है 180, तो यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आ जाएगा, टेम्परेचर इक्वल टू नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 54.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर इसी में बोला जाए कि नहीं हमको कन्वर्ट करना है, हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्जन बहुत इजी होता है। कैसे होगा, तो जब भी आपका अगर आपको कन्वर्ट करना है केल्विन को डिग्री में, तो सिंपली क्या करना, केल्विन का वैल्यू से माइनस 273 माइनस कर देना। ठीक है, तो आपका आ जाएगा डिग्री स्केल में। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, आपका यहाँ पे अगला पॉइंट है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को कम से कम आप ग्रुप वाइज, मतलब ऐसे नहीं, आपको वर्टिकली याद होना चाहिए। तो वर्टिकली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकली आपको पूरा पीटी याद होना चाहिए, जितना एलिमेंट यहाँ दिख रहा है ना वो सारा को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको टाइम लेके जैसा भी धीरे धीरे आपको इसको याद करोगे। ठीक है, याद करने का मतलब है एलिमेंट भी याद चाहिए, किस ग्रुप में और कौन सा एलिमेंट है वो पता होना चाहिए, और आपको साथ में ये पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना, आपके पास आपको इसमें पता है इसमें क्या होता है, कुछ अल्कली मेटल होता है, कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, इवन इसको हम ब्लॉक में डिवाइड किए हुए हैं। तो एक होता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोला गया, तो इधर में यहाँ जो एलिमेंट्स है इसको पी ब्लॉक में डाला गया है। बाकी बीच वाला एलिमेंट्स सब क्या होगा, ए बीच में क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, और नीचे में जो एलिमेंट्स होता है जिसको यहाँ पर दिखाया नहीं पाया शायद हम, उसको बोलेंगे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ एक टर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबल गैसेस, इन नोबल गैसेस को हटा दो। तो एस और पी को मिला के बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसमें नोबल गैस वाले को काउंट मत करना। ठीक है, कभी कभी बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है आपका ये वाला ग्रुप यहाँ से स्कैंडियम, यानी यहाँ जो हम किए हैं जिंक, जिंक को छोड़ दो, यानी डी ब्लॉक फैमिली में जिंक वाले ग्रुप को हटा दो, जिंक सी डी मरकरी को हटा दो, बाकी जो बचा उसको बोला गया ट्रांजिशन मेटल फैमिली। ठीक है, इन डी ब्लॉक का ही सबसेट है ट्रांजिशन मेटल,
डी ब्लॉक में से अगर आप जिंक कैडमियम मरकरी वाले के ग्रुप को हटा दो तो बचेगा जो जो लेफ्ट होगा, यानी जो बचेगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन मेटल फैमिली। ठीक है, इसका डिफाइन कैसे किया गया था? तो एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो बस यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। डी ब्लॉक जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बता देंगे, डी ब्लॉक या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो इसको आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ये रहेगा जो आपको, तो आपका बेसिक पॉइंट ये है कि आपको पूरा पीरियड टेबल आपको एटलीस्ट वर्टिकली याद होना चाहिए। तो अभी अभी आपको नीट 30 क्लास 11 में 30 तक का नीट पड़ेगा, 30 से 40 तक का। ठीक है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्टिकली याद होने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ जो एलिमेंट का लिस्ट आपके पास मौजूद है, तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट जो बार बार यूज होगा मोल कॉन्सेप्ट में, यानी मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल में जो बार बार यूज होने वाला है, उन सब के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिया होगा पास। ठीक है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और उसका उसका मास नंबर दिया होगा पास। ठीक है, तो आपके पास एटॉमिक नंबर, एलिमेंट जो कॉमनली हम लोग यूज करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में, और उसका मास नंबर, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर मास नंबर के आगे यू लगा हुआ है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो एलिमेंट का जब मास मेजर करते हैं एक सिंगल एटम का, तो सिंगल एटम के लिए यूनिट हम ले लेते हैं यू। यू मतलब बोला गया है यूनिफाइड मास। तो ये एटम के वेट के मेजरमेंट का स्केल इसको माना गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन का क्या बोलेंगे, तो एटम में 1 है, उसका मास नंबर क्या होगा? एक हाइड्रोजन का मास, एक एटम का मास होता है 1 यू। ठीक है, यहाँ पे जो भी मास दिया हुआ है वो सिंगल एटम का दिया हुआ है। ठीक है, वो मास सिंगल एटम का आपके पास है। तो आपको ये मास, आपको एटॉमिक नंबर या मास नंबर सबका याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 1 यू होगा, हीलियम का 4 यू होगा, लिथियम 7 यू होगा, बेरिलियम 9 यू होगा। ठीक है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 19। ठीक है, नियन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम कितना होता है यहाँ पे? मैग्नीशियम 25 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। मैग्नीशियम को करेक्ट कर लेना, मैग्नीशियम होगा 24, मैग्नीशियम होगा 24। ठीक है, मैग्नीशियम 24 होगा। अल्युमिनियम का वैल्यू क्या होगा? अल्युमिनियम का वैल्यू होगा 27। ठीक है, सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 28 होगा। और फिर आपके पास क्या आएगा? सिलिकॉन के बाद क्लोरीन है, सल्फर है, तो सिलिकॉन और फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है? 31, फिर सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39। ठीक है, कैल्शियम वापस से फिर से 40। यानी आप देख रहे हो आर्गन और कैल्शियम का मोनोमास क्या है? दोनों का मोनोमास सेम है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करते हैं हम, ध्यान देना कुछ तो 20 तक तो हमको याद होना चाहिए। 20 के बाद जो कॉमनली ज्यादा यूज होता है उसको भी आपको याद करना है। जैसे आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और मास नंबर होता है 36। ठीक है, सिमिलरली आपका जिंक, आपका जो कॉपर है, कॉपर का होगा 29 और मास नंबर होता है 63.5। ठीक है, सिमिलरली जिंक का होगा 30 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 65। सिल्वर का बात करेंगे तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47 एंड मास नंबर होता है 108। गोल्ड का अगर बात करोगे तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होगा 79। ठीक है, और उसका मास नंबर होगा 197। अगर हम बात करते हैं बैरियम का, बैरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर कितना होगा? 137। कितना होगा? 137। सिमिलरली बोरोन का बात करेंगे तो बोरोन में क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर 35 एंड मास नंबर 80। ठीक है, आयोडीन का बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 53, मास नंबर 127। लेड का बात करेंगे तो लेड का बात करोगे तो क्या होगा? लेड का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 82 एंड मास नंबर 207। ठीक है, आपको इतना तक याद होना चाहिए चीज। ठीक है, ध्यान देना मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मोल क्या है। मोल क्या है? तो मोल, मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर की तरह होता है। ठीक है, मोल इज ए नंबर लाइक डजन, मोल इज ए नंबर लाइक डजन। ठीक है, जैसे बोलते हैं
डजन का मतलब क्या होता है, तो डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो डजन नंबर क्या होता है 12। जैसे बोलते हैं डजन, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है 12, ठीक है। तो वन डजन मतलब 12 होता है, ठीक है। और जब हम बोलेंगे डजन वेट, बोल तो डजन वेट का मतलब क्या होता है कि किसी को बोलोगे कि डजन वेट हमको दो, तो वो क्या करेगा, वो आपको 12 क्वांटिटी का वेट निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। तो डजन नंबर का मतलब 12 होता है, और डजन वेट का मतलब वेट ऑफ 12, किसी भी चीज का। आपको अगर मतलब पेन का बोलेंगे तो पेन का डजन वेट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 12 पेन का वेट को बोलेंगे डजन वेट ऑफ पेन, ठीक है। सिमिलर बोलेंगे डजन वेट ऑफ बनाना क्या होगा, तो 12 बनाने का वेट को बोलेंगे डजन वेट ऑफ बनाना, ठीक है। तो ये आपके रियल लाइफ में इसको आप यूज करते हो इस नंबर को। यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में एक नया नंबर डिफाइन किया गया, मोल, ठीक है। तो मोल, मोल किसको बोलते हैं, तो मोल एक नंबर होता है जिसको हम बोलेंगे, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ध्यान देना, इस मोलर, इसको आप मोलर नंबर ही बोल सकते हो, इसको आप मोलर नंबर ही बोल सकते हो, ठीक है। या इसको बोल सकते हो अवोगाड्रो नंबर, इसको बोल सकते हो अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो आपके पास मोल क्या होता है समझ में आ रहा है आप लोग, ध्यान देना। अगला पॉइंट है कि वन मोल मतलब, तो वन मोल मतलब बेसिकली एक नंबर है, तो नंबर का वैल्यू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब आप जहां पे जैसे यहाँ पे डजन वेट था, तो डजन वेट का मतलब होता है 12 का मास, 12 का मास को बोला गया है डजन वेट। एक होता टर्म होता है मोलर वेट, ठीक है, मोलर वेट। तो मोलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ वन मोल, वेट ऑफ वन मोल। एक मोल को, एक मोल के वेट को बोलेंगे हम लोग मोलर वेट, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का वेट को बोला गया है मोलर वेट ऑफ दैट पार्टिकल। जिस किसी का भी आप वेट निकालोगे इतने सारे पार्टिकल्स का, वो उसका मोलर मास हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट होता है कि मोल, तो समझा है कि मोल होता क्या है। अगला एक्चुअली केमिस्ट्री में मोल का बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशन में। अब बार बार हम इतना बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 लिखने से बेटर होता है, सो लिख देंगे वन मोल। वन मोल बोलना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू 6.022 इंटू 10⁻23 हम बोले, ठीक है। तो बेटर होगा, इसको हम बोलेंगे वन मोल। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, काफी लार्ज नंबर इन्वॉल्व होता है, तो अगर हम नंबर का एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे तो मेरे लिए कैलकुलेशन करने टाइम में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग मोल वर्ड का यूज करते हैं। तो ध्यान देना, मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट बस काउंटिंग करना है। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली केमिस्ट्री नहीं है, वो बेसिक मैथमेटिक्स है कि आपको काउंटिंग करना कितना इजीली आता है। मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं, कुछ आप नया सीख रहे हो। बस एक मोल एक नया वर्ड आपके लिए बस समझा दिया गया है, यानी आपके डिक्शनरी में एक मोल का टर्म आपको डाला गया है बस, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है, बस हमको काउंटिंग कितना इजी कर सकता है लिए, और काउंटिंग कैसे करना है वो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो काउंटिंग करना सीखना कुछ नहीं है, काउंटिंग करना आपको आता है। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स यानी यूनिटरी मेथड का बस यूज होने वाला है आगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मोलर वेट के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगला पॉइंट है मोल, हाउ टू फाइंड मोल। तो देखो मोल कोई नया चीज नहीं है, मोल क्यों निकालते हैं इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री में जब कैलकुलेशन करेंगे तो काफी लार्ज नंबर इन्वॉल्व होता है, तो लार्ज नंबर को छोटा करने के लिए मोल मोल उसको मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बताया क्या कि 6.022 इंटू 10⁻23 को हम अगर बोल देंगे कि इसको बोलेंगे एक मोल, तो वन मोल आसान है, एक लिखना आसान है मेरे लिए। इतना बड़ा नंबर को हम एक बोल दे रहे हैं तो मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। तो एक मोल अगर बोलेंगे तो एक मोल का मतलब सबको पता है कितना सारा पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल को अगर एक मोल बोलेंगे तो वो सबके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जब हम केमिस्ट्री का कैलकुलेशन करते हैं तो पहले मोल निकालना सीखते हैं, ताकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इतना बड़ा नंबर यूज करना ना पड़े बार बार, ठीक है। हम उसको मोल में कन्वर्ट करके अपना काम कर लेंगे, ठीक है। तो मोल में कन्वर्ट करने का लॉजिक आपको समझा देगी क्यों कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस आसान हो जाए बस, ठीक है। हमको बार बार बड़ा नंबर का यूज ना करना पड़े। पॉइंट है कि आप मोल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि पहला केस, कि अगर आपको कोई नंबर दिया रहेगा, एनी नंबर एन इज गिवन, आपके पास अगर कोई नंबर एन दिया रहेगा, तो नंबर जब दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तरीका है
उस नंबर को डिवाइड कर देना अवोगाड्रो नंबर से, उस नंबर को डिवाइड कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से तो आपको मोल मिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आपको मोल देता है, बोलता है नंबर पता करो, आपको मोल दे देगा, आपसे बोलेगा नंबर पता करो, तो सिंपली क्या करना, आपके जो मोल के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना अवोगाड्रो नंबर से, आपके मोल के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना अवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कभी कभी क्वेश्चन में देता है आपका वेट दे देगा, आपको वेट दे देगा, तो जिस किसी का वेट दिया हुआ है और उसका मोल पूछ रहा है, जिस किसी का ही वेट दिया हुआ उसका मोल पूछेगा, तो सिंपली क्या करोगे, उस वेट को डिवाइड कर देना मोलर मास से, ठीक है। जिस किसी का भी वेट दिया हुआ है उसी के मोलर मास से उसको डिवाइड करोगे, तो उस चीज का आपको मोल मिल जाएगा। यानी अगर बोले कि एक्स का वेट दिया हुआ है तो हम डिवाइड करेंगे एक्स के मोलर मास से, तो हमको मिलेगा क्या, तो हमको मिलेगा मोल ऑफ एक्स मिल जाएगा, हमको मोल ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज दिया हो, जिसका वेट दिया हो, उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे और हमको मिलेगा क्या, हमको उसी का मोल मिलेगा जिसके मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जब वेट दिया तो मोल निकालना सीख चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको मोल दे देगा, आपसे पूछेगा वेट पता करो, तो सिंपली है, जब भी आपको मोल देकर वेट पूछेगा तो अब कुछ नहीं करना है, आप मोल के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना उसके मोलर मास से, ठीक है। यानी जैसे आपको एक्स का मोल पता है, तो आप पूछे कि एक्स का वेट क्या होगा, तो सिंपली क्या करोगे, एक्स के मोल को एक्स के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स का वेट मिल जाएगा, एक्स का वेट मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड केस कि मोल कैसे पता करेंगे, तो थर्ड केस होता है गैसेस के लिए। तो कभी कभी वो गैसेस का मोल पता करना होता है, ठीक है। तो ये जो केस है ये अप्लाई करेंगे सिर्फ गैसेस के लिए, इसको लिक्विड और सॉलिड पे अप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओनली फॉर गैसेस होता है, तो ऐसा देखा गया है। एसटीपी, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो उस पॉइंट पे देखा गया है कि कोई भी गैस का मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, यानी एक मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ गैस का नेचर। यहाँ पे कोई भी गैस का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग होगा, हीलियम अलग होगा या फिर CO2 अलग होगा, कोई भी गैस लोगे, इस कंडीशन पे आपका उसका एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ है एक मोल का मास को बोलते हैं मोलर मास, एक मोल का नंबर को बोलते हैं मोलर नंबर, तो एक मोल का वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इक्वल टू क्या होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक है। या फिर ml में बात करेंगे तो ml कितना होगा 22400 ml, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब हमको अगर गैस का मोल निकालना है और हमको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, कब दिया हुआ है, एसटीपी पे। तो अगर एसटीपी पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ गैस का, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम एसटीपी पे गैस का दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि गैस का मोल पता करो, तो सिंपली क्या करना है, उस गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देना 20.4 से, ठीक है, तो आपको मोल मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपका वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा लीटर में। वॉल्यूम अगर लीटर में दिया रहेगा तो डिवाइड कब का वॉल्यूम, एसटीपी का, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में अगर वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ है, मोल पता करने के लिए क्या करेंगे, उसे 20.4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और कभी कभी बोलता है कि नहीं हमको एसटीपी का वॉल्यूम बताओ, और आपको अगर गैस का मोल पता है, तो गैस का मोल पता है, तो गैस के मोल को 20.4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकल जाएगा एसटीपी पे इन टर्म्स ऑफ लीटर। कभी कभी क्या होता है, आपका गैस का वॉल्यूम ml में दिया रहता है, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम अगर ml में दिया रहेगा तो मोल ऑफ गैस कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो ml में दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे 22400 से, ठीक है। और कभी कभी मोल देगा, आपको वॉल्यूम पूछेगा ml में, तो निकालेंगे कैसे, तो सिंपली क्या करेंगे, मोल ऑफ गैस इंटू 22400, ठीक है। इतने तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। ये जो जितना भी कंडीशन हम बात कर रहे हैं, ये सारा कंडीशन ओबे कब करेगा, ओबे करेगा एसटीपी कंडीशन पे। इसको हम और किसी भी कंडीशन में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में जनरली क्या होता है कि आपका एसटीपी कंडीशन ही यूज होता है बार बार, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन जो यूज होगा वो होगा आपका एक नया चैप्टर आएगा क्लास 11 में, गैसेस स्टेट, वहां पे टेम्परेचर मतलब कंडीशन वेरी करता है। तो ड्यूरिंग मोल कॉन्सेप्ट में आपके क्वेश्चन में कंडीशन वेरी करने का चांस बहुत कम है, ठीक है। और चांस होगा भी तो उसको हम आगे बता दिए हैं, आगे जब क्लासेस लेंगे तो उसमें हम समझा देंगे, ठीक है, कैसे चेंज करना है इसको। तो आपके सामने बेसिकली एक अगला एक
क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन को आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप लोग काउंट करना आप लोग को सिखा चुके हैं सब लोग को, आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही, अगर एटम न्यूट्रल है या स्पीशीज न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, सिस्टम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर सिस्टम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो कि आपको एटॉमिक नंबर पता होगा और मास नंबर पता होगा, तो आप प्रोटॉन निकालोगे और इससे आप इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर लेना। अगर सिस्टम में नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे P-3 है, तो नेगेटिव नंबर आने से आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्क नहीं पड़ता है, बस इलेक्ट्रॉन को फर्क पड़ेगा। तो जितना नेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देना सिस्टम में, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आने से भी आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फर्क पड़ेगा। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या करना, उतना ही आप उसमें इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना।